नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति। राजनीति की आज शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, संजय सिंह पर ईडी का बड़ा आरोप। ईडी दफ्तर से गोपनीय दस्तावेजों के लीक होने का अंदेशा। ईडी की तरफ से कहा गया, रेड के दौरान मिले दस्तावेज, ईडी दफ्तर से लिए गए फोटो के प्रिंट, ये सीधे तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का उल्लंघन। संजय सिंह के घर पे छापे में मिले जो गोपनीय दस्तावेज थे वो ईडी के दफ्तर से लिए गए फोटो के प्रिंट्स हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसमें ईडी की कस्टडी में इस वक्त संजय सिंह हैं, लेकिन ईडी का बड़ा आरोप संजय सिंह पर ईडी दफ्तर से गोपनीय दस्तावेजों के लीक होने का अंदेशा है। ईडी की तरफ से कहा जा रहा है, रेड के दौरान जो मिले दस्तावेज थे वो ईडी दफ्तर से लिए गए फोटो के प्रिंट, ये तमाम चीजें लीक हुई है। इस बात का जिक्र ईडी की तरफ से किया गया है, जो कि सीधे तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का उल्लंघन है। संजय सिंह के घर पर छापे में जो गोपनीय दस्तावेज मिले वो दरअसल ईडी दफ्तर में थे और ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसे लीक किया गया है, और जो ये लीक हुआ है वो ईडी दफ्तर से लिए गए फोटोज के प्रिंट है। मेरे सहयोगी सुमित इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ और बातें ईडी की तरफ से कही गई है, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर हुआ कैसे? जी बिल्कुल, देखिए एक सीरियस मामला है ये, क्योंकि आज जब रिमांड एप्लीकेशन ईडी की ओर से मूव किया गया और ये कहा गया कि इस पूरे केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का भी मामला बनता है संजय सिंह के खिलाफ, क्योंकि ईडी ने अपनी रिमांड अर्जी में संजय सिंह पर ईडी गोपनीय दस्तावेज को लीक करने का अंदेशा जताया है। ईडी का कहना है कि 4 अक्टूबर को जब संजय सिंह पर रेड ईडी की ओर से की गई थी, जो गोपनीय दस्तावेज उस रेड में मिले वो ईडी दफ्तर से लिए गए फोटो के प्रिंट हैं, यानी कि फोटो कॉपी हैं। वो ये गोपनीय दस्तावेज कैसे आए संजय सिंह के पास, ये लगातार संजय सिंह से पूछताछ की गई, लेकिन संजय सिंह ने इसका सही जवाब नहीं दिया। ऐसे में और रिमांड की जरूरत है। ये आधार आज ईडी ने अपने रिमांड अर्जी में दिया। ये सबसे बड़ा जो है गंभीर आरोप जो है ईडी ने संजय सिंह पे लगाया है, क्योंकि ईडी का साफ तौर पे कहना है कि ये दस्तावेज गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए हैं। ऐसे में ये सीधे तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का उल्लंघन है, और आने वाले दिनों में इस मामले में भी इसके तहत केस दर्ज किया जा सकता है। ये एक तरह से संकेत ईडी ने दिए हैं। ईडी के मुताबिक जब संजय सिंह ने उनसे घर पर बरामद 3 पन्नों की जो गोपनीय दस्तावेज की जो जानकारी पूछी, तो संजय सिंह ने इससे साफ इनकार किया, सही जवाब जो है सवालों का नहीं दिया। ऐसे में इन 3 दिनों की जो कस्टडी आज मिली है संजय सिंह की ईडी को, इस तमाम गोपनीय दस्तावेजों की जानकारी जो है वो ईडी खंगालेगी, ये सीधे तौर पर ईडी ने कहा है। इसके अलावा 4 करोड़ रुपए जो है वो लाइसेंस क्लियर कराने को लेकर संजय सिंह के करीबी ने ये बात कही थी कि अगर आप 4 करोड़ हमें देंगे तो हम आपको लाइसेंस क्लियर करा देंगे। और ये 4 करोड़ की जो रकम जो है वो संजय सिंह की ओर से ही मांगी गई थी, यानी कि सीधे तौर पर शराब घोटाले मामले में ईडी यह बताने की कोशिश कर रही है कोर्ट को कि कैसे लाइसेंस दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही थी, और संजय सिंह ने अपने करीबी को आगे रखा था, और 4 करोड़ की जो रिश्वत मांगी गई थी ये संजय सिंह की ओर से मांगी गई थी। हालांकि इस पूरे केस में अभी ईडी का कहना है कि जांच जारी है। जिस तरह से 3 पन्नों की जो गोपनीय दस्तावेज ईडी को मिले हैं वो फोटो कॉपी जो है वो बताई जा रही है, जो कि संजय सिंह के घर पे जो रेड हुई थी। ईडी पे भी खड़ा होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर ये दस्तावेज ईडी दफ्तर में मौजूद थे और इसका प्रिंट मिलता है संजय सिंह को, इसकी बरामदगी हुई है, तो ये सवाल तो ये भी है कि क्या अंदर खाने कोई ऐसा व्यक्ति है जो संजय सिंह की मदद कर रहा था? जी बिल्कुल, सवाल ईडी पे भी उठता है और सवाल संजय सिंह पर भी उठता है, क्योंकि ईडी लगातार इन 5 दिनों में सोर्स पता करने की कोशिश करी थी कि ये 3 पन्नों का जो गोपनीय दस्तावेज आपको मिला, इसका सोर्स क्या है। ईडी का कहना है कि सोर्स के बारे में संजय सिंह सीधी जानकारी जो है वो ईडी को नहीं दे रहे हैं, बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आगे भी रिमांड की जरूरत है, और ऐसे में 5 दिनों की रिमांड आज कोर्ट से ईडी ने मांगी थी, और 3 दिनों की जो रिमांड है वो मिल गई है। तो ऐसे में 3 दिनों में जो कोर्ट में पेशी के वक्त संजय सिंह की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो साफ तौर पर कह रही थी कि अब उनके पास कोई चारा नजर नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि वो मीडिया के लोगों से बातचीत करते हुए भी एक बात का जिक्र कर रहे थे कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है। यानी बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर कह रही है कि फंसते जा रहे हैं संजय सिंह।
जी बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं संजय सिंह जो है वो राजनीति कोर्ट में भी करते हुए दिखे, क्योंकि जब पेशी के दौरान कोर्ट रूम से पहले जब कोर्ट रूम में जैसे ही वो इन करने वाले थे, उससे पहले मीडिया के कैमरे के सामने, मोबाइल के कैमरे के सामने उन्होंने पीएम मोदी पर सीधे तौर पर निशाना साधा। इसकी जानकारी जब जज को लगी, एम के नागपाल जो स्पेशल जज हैं, उनको लगी कि इस तरह से बयानबाजी जो है वो कोर्ट परिसर में नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सिक्योरिटी के मद्देनजर भी कोर्ट ने ये हिदायत दी संजय सिंह को कि आप इस तरह की बयानबाजी ना करें, क्योंकि आप पुलिस कस्टडी यानी कि ईडी की कस्टडी में है। और मीडिया को भी हिदायत कोर्ट ने दी कि आप संजय सिंह से सवाल ना पूछे। तो निश्चित तौर पर यह जो मामला है, कहीं ना कहीं संजय सिंह की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी मामला जो है वो संजय सिंह के खिलाफ आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, क्योंकि ईडी सीधे तौर पर 3 पन्नों की जो गोपनीय दस्तावेज उनके घर से जो बरामद हुए हैं वो ईडी दफ्तर से लिए गए फोटो प्रिंट हैं। इसके सोर्स का पता लगाने की कोशिश यहाँ ईडी करेगी। अगले 3 दिनों तक जो पूछताछ होगी उसमें देखना बेहद अहम होगा कि संजय सिंह इसके सोर्स का जो है वो जानकारी ईडी को देते हैं या नहीं। ये आने वाली सुनवाई चलिए ठीक है सुमित, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा। तो संजय सिंह को लेकर के ये ईडी की तरफ से अपडेट किया गया है। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने खोई हुई सांस्कृतिक विरासत को फिर से हासिल करने और उनके संरक्षण की दिशा में कई बड़े फैसले लिए हैं। देश की आर्थिक प्रगति के लिए पर्यटन के महत्व को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी विरासत और ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही धार्मिक स्थलों के विकास पर भी खासा जोर दे रहे हैं। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक प्रधानमंत्री मोदी ने कई तीर्थ स्थानों तक पहुंच को आसान बना दिया। और इसी कड़ी में अब प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी अब उत्तराखंड को क्या सौगात देने जा रहे हैं और कैसे श्रद्धालुओं को इसका फायदा मिलेगा, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सोमनाथ महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकते। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, बाबा की नगरी काशी, राम की नगरी अयोध्या, या महाकाल की नगरी उज्जैन। बीते 9 साल में सनातन धर्म से जुड़े कई ऐसे तीर्थ स्थान हैं जिन जगहों पर कायाकल्प हुआ है। पीएम मोदी जहां आधुनिकता पर जोर देते हैं, वहीं देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच और मार्गदर्शन का नतीजा ही है कि बेहद कम समय में इन तीर्थ स्थानों में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का फायदा देश के हर राज्य को मिल रहा है। साथ ही हर राज्य में तीर्थ यात्रा से पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहा है। आजादी के बाद से कई ऐसे तीर्थ स्थान रहे जहां बुनियादी सुविधाओं की जबरदस्त कमी रही, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पीएम मोदी ने इन इलाकों तक पहुंच को बेहद ही आसान कर दिया। अलग अलग राज्यों में चल रही परियोजनाओं की वजह से जहां पर्यटन का विस्तार हो रहा है, वहीं युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिल रहा है। पीएम मोदी 12 अक्टूबर को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। पिथौरागढ़ जिले की व्यास घाटी फिर से गुलजार होने वाली है। इस दुर्गम स्थल पर मोदी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम शुरू करवाया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ ने धारचूला से 70 किलोमीटर दूर गुंजी और गुंजी से नाभीठाग तक का 19 किलोमीटर लंबा रास्ता पहाड़ों को काटकर बना दिया। ओल्ड लिपू लेक से 1800 फीट ऊपर कैलाश व्यू पॉइंट तक 10 से 12 फीट चौड़ा रास्ता 70% बन चुका है। इस दुर्गम स्थल पर अगले साल बाद पर्यटक कार से सीधा पहुंच सकेंगे। नाभीढांग में पवित्र ओम पर्वत, नाग पर्वत के दर्शन पर्यटक करते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 12 अक्टूबर को पीएम मोदी कैलाश व्यू पॉइंट पर और जौलीकांग जा सकते हैं। जौलीकांग गुंजी से 19 किलोमीटर दूर है। यहाँ पवित्र आदि कैलाश पर्वत और पार्वती कुंड है। नाभीढांग में पवित्र ओम पर्वत है, जबकि जौलीकांग में आदि कैलाश पर्वत। पीएम मोदी के केंद्र की सत्ता में आने से पहले विश्व धरोहर स्थल में भारत के 30 स्थल थे, जबकि 2014 के बाद 10 स्थलों को इस लिस्ट में शामिल किया गया। इससे साफ जाहिर है कि पीएम मोदी इन सांस्कृतिक स्थलों के उत्थान को लेकर कितने गंभीर है।
ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। देश की कमान संभालते ही पीएम मोदी ने लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सनातन संस्कृति के संरक्षण को लेकर कई ऐतिहासिक योजनाएं चलाई। ये साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की और विकास कार्यों का जायजा लिया। केदारनाथ में पीएम मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल के दर्शन भी किए। मोदी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड के लिए 4 धाम परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसका फायदा केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को 500 साधु संतों और मंत्रोच्चार के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। 4 साल के रिकॉर्ड समय में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया। अब काशी विश्वनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को गलियों और तंग संकरे रास्तों से नहीं गुजरना पड़ता। गंगा घाट से सीधे कॉरिडोर के रास्ते बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। इस निर्माण का नतीजा रहा कि 1 साल के अंदर यहाँ रिकॉर्ड 7 करोड़ श्रद्धालु पहुँचे। महाकाल लोक कॉरिडोर। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के श्री महाकाल लोक का लोकार्पण किया। महाकाल मंदिर के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान का उद्देश्य महाकाल मंदिर को पुरानी पहचान वापस दिलाना था। महाकाल लोक कॉरिडोर काफी भव्य है और अब पहले से 10 गुना बड़ा है। पूरा कॉरिडोर 900 मीटर लंबा है। इसमें 190 मूर्तियां हैं जो भगवान शिव के अलग अलग रूपों को दिखाती है। सोमनाथ मंदिर परिसर। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद यहां के पर्यटन को बढ़ावा मिला और लोगों में समृद्धि आई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर। पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2020 को विधि विधान के साथ अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की नींव रखी। अगले साल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसके निर्माण से अयोध्या और आसपास के इलाकों में संभावनाओं के कई अवसर एक साथ खुलेंगे। इतना ही नहीं, कई दशकों पूरा राम भक्तों का इंतजार भी अब खत्म हो जाएगा। पीएम मोदी की इन योजनाओं का नतीजा है कि देश के करोड़ों सनातनी आज उनके साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बीएसपी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की। बीएसपी की दूसरी लिस्ट में 17 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। बीएसपी ने पहले 9 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था और अब ये दूसरी लिस्ट बीएसपी की तरफ से जारी की गई है, जिसमें 17 प्रत्याशियों के नाम हैं। इससे पहले बीएसपी की तरफ से जो सूची जारी की गई थी, उसमें 9 प्रत्याशियों के नाम थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई अहम जानकारी। बीएसपी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें दूसरी लिस्ट में कुल 17 प्रत्याशियों के नाम हैं और बीएसपी ने इससे पहले जो लिस्ट जारी की थी उसमें कुल 9 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीएसपी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किया गया था। तो चुनावी सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। बीएसपी ने पहले 9 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था और अब जो दूसरी सूची जारी की गई है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, उसमें कुल 17 नाम है। और चुनावी मोर्चा इस वक्त तमाम पार्टियां संभाल रही है, क्योंकि चुनावी बिगुल फूंक चुका है और आने वाले दिनों में जो तारीखों का ऐलान है, जो विधानसभा चुनाव होने हैं, वो भी कल हो चुका है। ऐसे में तमाम पार्टियां इस वक्त रणनीतियां बना रही हैं कि किस तरीके से चुनावी सरगर्मी में अपने दांव आजमाए जा सके। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी। बीएसपी ने पहले 9 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था और अब 17 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान इस दूसरी सूची में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किया गया है। चुनावी सरगर्मी इस वक्त तेज है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, इन 5 राज्यों में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव और कल ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में ये बड़ी जानकारी। अमर सरदाना मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमर, इस लिस्ट में क्या कुछ प्रमुख नाम हैं
जिनके चुनाव में उतरने के साथ साथ बीएसपी को जो है एक बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और एक मजबूती के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को उस पोजीशन में बीएसपी देख पा रही है। चलिए हम इससे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज और तमाम पार्टियां इस वक्त अपना दांव आजमा रही है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार ये वीडियो पिछले महीने का है, जब राहुल गांधी जयपुर के महारानी कॉलेज पहुंचे थे। जहां जब छात्राओं से उनसे शादी को लेकर के सवाल इन छात्राओं ने किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। स्मार्ट हो तो आपने अपने शादी का भी सोचा? क्योंकि मैं मतलब अपने काम में और कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल मतलब उलझ गया हूँ। स्मार्ट हो तो आपने अपने शादी का भी सोचा? क्योंकि मैं मतलब अपने काम में और कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल मतलब उलझ गया हूँ। स्मार्ट हो तो आपने अपने शादी का भी सोचा? क्योंकि मैं मतलब अपने काम में और कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल मतलब उलझ गया हूँ। तो देखिए, लगातार राहुल गांधी से लालू यादव भी कह रहे थे कि शादी कर लीजिए, और शादी क्यों नहीं कर रहे राहुल गांधी, इसका जवाब उन्होंने कॉलेज में छात्राओं को दिया है। चले आगे बढ़ते हैं। आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि है और इस मौके पर उनकी समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। आयोजन सैफई महोत्सव ग्राउंड में किया गया, जहां मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार और करीबी मौजूद रहे। इस मौके पर अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह भी मौजूद रहे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी भी मिल रही है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में 19 फैसलों पर मुहर। धार्मिक और पौराणिक स्थलों के संरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। डॉक्टर्स की रिटायरमेंट उम्र भी 62 से 65 साल की गई। सीएम ग्रिड्स के लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव भी मंजूर। 16 जिलों के 18 बस स्टैंड को बस पोर्ट बनाया जाएगा। निवेश समिट में 1 लाख करोड़ रुपए के हुए थे एमओयूज पर हस्ताक्षर। शाहजहांपुर में खोला जाएगा नया विश्वविद्यालय। तो इन तमाम बातों पर चर्चा हुई है और ये बदलाव कैबिनेट में और उनके फैसलों में किया गया है। अक्टूबर की शुरुआत से ही मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने लग गई है और स्वाभाविक है कि अब सर्दियों की शुरुआत भी होने वाली है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हो रही है और इस वक्त हिमालय की खूबसूरती देखते ही बन रही है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और हिमाचल के लाहौल स्पीति वैली से है, जहां बर्फबारी के बाद हर तरफ जैसे बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। कुछ और प्रमुख खबरों का रुख करते हैं। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के बड़े फैसले। धार्मिक और पौराणिक स्थलों के संरक्षण के लिए 50 करोड़। शाहजहांपुर में खुलेगा नया विश्वविद्यालय। डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष। सीएम ग्रिड्स के लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव मंजूर। ललितपुर में फार्मा पार्क के लिए जमीन निःशुल्क आवंटित होगी। और इसी के साथ राजनीति में आज के लिए बस इतना ही।